मताधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संसदीय क्षेत्र की। बस्तर की सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यहां एक तरफ सरकारी तंत्र है तो दूसरी तरफ यहां लाल सलाम की गूंज है। वर्तमान में यहां से भाजपा के दिनेश कश्यप सांसद हैं। सरगुजा सीट की बात करें तो यहां भी नक्सलवाद के काले बादल हैं। यहां की संसद में रहनुमाई भाजपा के मुरारी लाल सिंह करते थे। उनके निधन के बाद से यह सीट रिक्त है। हर रोज की तरह आज भी इन दोनों सीटों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम के आखिर में हम लेकर आएंगे बात खरी कहने वाले ताऊ को। तमिल में टाइटैनिक फिल्म बनी, उसके हीरो थे रजनीकांत। लेकिन हर रोज की तरह आज भी सबसे पहले चुनावी चटपट। सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सोनिया गांधी से पंगा लेना भारी पड़ा। सोनिया बनाम सहारा के इस जंग का आगाज तब हुआ जब 1999 में अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी देशभक्ति की रॉ में सहारा श्री कह गए, किसी विदेशी मूल की महिला को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये बात सोनिया के मन में घर कर गई। 2004 में जब केंद्र में पहली यूपीए सरकार का गठन हुआ तो चिदम्बरम को बुलाकर सोनिया ने जिन दो लोगों के खिलाफ ब्रीफ दिया, उसमें से एक नरेंद्र मोदी थे, दूसरे सुब्रत राय सहारा। यूपीए 1 कार्यकाल में जब लालू के सहयोगी प्रेम गुप्ता ने कंपनी अफेयर्स मामलों का कार्यभार संभाला तो कथित तौर पर उन्हें भी सरकार की ओर से एक वर्क प्लान दिया गया कि सहारा की दुकान कैसे बंद करवानी है और कैसे चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया जाना है कि सहारा द्वारा इकट्ठी की जा रही तमाम रकम आरबीआई बॉन्ड में 100% लगानी जरूरी है। यूपीए सरकार अपने मंसूबों में कामयाब रही और शनह शनह सहारा के लिए मुश्किलें बढ़ती गईं। सेबी के चेयरमैन के तौर पर यूके सिन्हा की नियुक्ति भी इसी मंशा के तहत की गई थी और इनाम के तौर पर सिन्हा को केंद्र सरकार द्वारा दोबारा सेवा विस्तार भी दे दिया गया। यानी केंद्र में नई सरकार के आने तक सहारा श्री को अपने अच्छे दिनों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो लालू रामविलास की वर्षों पुरानी दोस्ती टूट गई और रामविलास लालू के सबसे प्रबल शत्रु मोदी की गोद में जा बैठे। सूत्रों की माने तो लालू के साथ जाने में सबसे ज्यादा परेशानी रामविलास के युवा पुत्र चिराग पासवान को थी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। दरअसल चिराग लालू के सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह के उस बयान को लेकर खासे नाराज थे कि जिसमें उन्होंने रामविलास की पार्टी को बिहार में हाई सीट लड़ने के काबिल बता दिया था। मामले की नजाकत को भांपते हुए लालू ने अपने विश्वस्त सहयोगी अब्दुल बारी सिद्दीकी को पासवान के घर दिल्ली माफी मांगने भी भेजा। चिराग का तर्क था कि लालू के लोग गाली तो सार्वजनिक तौर पर देते हैं और माफी चुपचाप रात के अंधेरे में मांग जाते हैं। आखिर इसका लोगों में क्या संदेश जाएगा? इसके अलावा लालू रामविलास को सिर्फ 4 सीटें देने को राजी थे। वहीं बीजेपी से उनकी 7 सीटों पर बात बन गई। रामविलास को भरोसा है कि बीजेपी के गठबंधन में वे कम से कम बिहार में 5 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। सो उन्होंने अपनी बंगला में से लालू की लालटेन बाहर निकाल दी, कमल के प्रस्फुटन की आस में। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं बस्तर संसदीय सीट की ओर। अरविंद जी, बस्तर पहली नजर में क्या चुनावी तस्वीर उभरती है? देखिए, बस्तर वो इलाका है जहाँ सचमुच अगर बीजेपी को 11-0 या 10-1 जैसा रिकॉर्ड बनाना है तो ये सीट जीतनी होगी। ये सीट जीतनी चुनौती है और ये चुनौती सिर्फ कांग्रेस को हराने की नहीं है, ये सीट कहीं ना कहीं नक्सलियों को हराने की भी है। उस कांड के बाद जिस किस्म से नक्सलियों ने व्यवहार किया या अफसोस जताया, वही इस बात का इंडिकेटर था कि इस इलाके में इस बार नक्सलियों का रुख बदलेगा। और रिजल्ट बताते हैं कि नक्सलियों ने इस बार रिजल्ट बदला
और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। यहाँ 12 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीत ली पिछले विधानसभा चुनाव में। क्या संकेत मिलते हैं इससे भी बेहतर नतीजा बीजेपी का था, तो इसलिए हवा बदलने में नक्सलियों का रोल है। करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वोट करेगा इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं बस्तर संसदीय सीट की। करारी हार के बावजूद बीजेपी ने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व बीजेपी के दिनेश कश्यप करते हैं। दिनेश कश्यप के पिता बलिराम कश्यप को बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है। 2009 में दिनेश कश्यप ने अजीत जोगी के खासम खास माने जाने वाले कवासी लखमा को करीब 88,900 वोट से हराया था। बीजेपी दिनेश कश्यप पर ही दांव लगाएगी। कांग्रेस लखेश्वर बघेल के नाम पर विचार कर रही है। नक्सलवाद के समर्थक माने जाने वाले सोनी सोरी आपकी उम्मीदवार हो सकती हैं। माओवादियों से करीबी रिश्तों की वजह से चर्चित सोनी सोरी के मैदान में उतरने से यहां का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अरविंद जी, बस्तर की पहली चुनावी तस्वीर क्या उभरती है? देखिए, अभी जो विधानसभा के नतीजे आए हैं या जो सामान्य लॉजिक से लग रहा है, उसमें यहाँ कांग्रेस का अपर हैंड है, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी का प्रोफाइल ये है कि 74% यहाँ शेड्यूल ट्राइब है। तो आप जो यहाँ पिछड़ा वाला मसला कह रहे थे, पिछड़ा मसले से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब 60% तो अकेले गोंड है। बीजेपी को बलिराम कश्यप की कितनी कमी खल रही है, जिनको बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था, और उनके पुत्र दिनेश कश्यप, क्या वो कमी पूरी कर पा रहे हैं बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए कौन टाइगर था और कौन बहादुर था, ये तो नक्सली सपोर्ट से ही दिख गया कि अगर नक्सलियों का सपोर्ट बदला तो फिर सारा रिजल्ट बदल गया। अरविंद जी, आपको क्या लगता है आदिवासी वोटरों का झुकाव क्या अब भी कांग्रेस की तरफ है? क्योंकि बस्तर और सरगुजा की सीटों को अगर मिला दें हम, तो उन 23 सीटों में से 18 कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास महज 5 सीटें हैं। इस बार फिर वापस अगर आदिवासियों का वोट कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है, तो ये कोई बहुत कांग्रेसी एफर्ट नहीं है। कांग्रेस के जो एक बड़े नेता थे अरविंद नेताम, वो संगमा के साथ चले गए, कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। नेताम बहुत ही दुखी होके यहाँ से वहाँ कर करके फाइनली बाहर हुए हैं। तो और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ, क्योंकि कोई आदिवासी नेता आज की तारीख में उसके पास ढंग का बचा नहीं। मनीष कुंजाम, उन्होंने वामपंथ की जड़ें यहाँ काफी मजबूत की है। काफ़ी इलाके में रिस्पेक्ट है। चुनाव जीतना हारना एक अलग काम है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी कहिए, जो पॉलिटिकल सोशल इन ग्रुप्स में जिनकी पैठ कहिए और जिनकी प्रतिष्ठा की, जो बात इधर उधर नहीं बदलते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक राजा टीएस सिंहदेव बस्तर राज परिवार के सतत संपर्क में हैं तथा वे उन्हें कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर जगदलपुर के महापौर एवं भाजपा नेता किरण देव बस्तर राज परिवार को भाजपा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रयासों में किस पार्टी को सफलता मिल सकती है अरविंद जी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, और बस्तर राज परिवार का बहुत आदर है आदिवासियों के मन में उनके लिए बहुत, क्योंकि ऐसी जगह वो मरे और ऐसे पॉइंट पे मरे जिससे लगातार ये लगता है कि नहीं, वो आदिवासियों का असली हितैषी वही थे, और सिर्फ लोकप्रियता के मामले में का नहीं है, सचमुच लड़ते हुए मरेगा। अब बारी है हमारे एक्सपर्ट पैनल की राय जानने की। बस्तर में कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगा। बीजेपी यहाँ एंटी इनकम्बेंसी को झेल रही है। विधानसभा में भी उसने एंटी इनकम्बेंसी के कारण अपनी कई सीटों को खोया था, और नक्सल की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, जिससे बीजेपी के वोट्स पर एक प्रभाव आएगा। बीजेपी को एक एडवांटेज मिलता है, नरेंद्र मोदी की हवा जोरों पर है। साहू समाज का ही 30 से 35% आबादी है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है। इनमें एक चेतना आई है, सामाजिक चेतना आई है, और वो चाहते हैं कि अब सरकारी नौकरी में जो व्यापार करते थे, किसान थे, और वो भी अब सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहते हैं। बलिराम कश्यप की मौत के बाद बड़े अच्छे तरीके से दिनेश कश्यप ने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई और उनकी जगह वो लेने में कामयाब रहे। आम आदमी पार्टी के इस सीट पर आने के बाद जाहिर सी बात है त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिल सकता है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि दिनेश कश्यप के लिए इस सीट पर कई तरह की मुश्किलें एक साथ आने वाली हैं। ये था बस्तर संसदीय क्षेत्र का सफर। आइए अब आपको ले चलते हैं
छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट पर। जमींदारी और राजशाही भले ही देश में कहीं नहीं बची हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के इन आदिवासी बहुल इलाके में उसके पुराने अवशेष अब तक जिंदा हैं। 56% आदिवासियों की आबादी और 8 विधानसभा की सीटें सरगुजिया आदिवासियों की पहली पसंद आज भी कांग्रेसी है। महात्मा गांधी और ताना भगत के किस्से लोगों की जुबान पर हैं। सरगुजा में रजवाड़ जाति की बहुलता है, जायसवालों की तादाद भी यहां काफी है, लेकिन सब पर राजपूतों का असर है। यूपी और बिहार की यहां बहुत आबादी है। सरगुजा राज परिवार कांग्रेस के साथ है। सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सरगुजा महाराज ने भाजपा को चुनौती दी थी कि यदि वे अपने क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला पाए तो अपना सिर मुड़वा लेंगे। अपनी चुनौती पर वे खरे उतरे। सरगुजा की 8 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। सरगुजा संसदीय क्षेत्र की चुनावी यात्रा जारी रहेगी। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। रजनीकांत समुद्र तैर कर पार कर गया। वोट करेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2014 के चुनावी परिदृश्य को एक नया आयाम देने वाले चुनावी कार्यक्रम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको सरगुजा की चुनावी यात्रा करवा रहे थे। आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। सरगुजा राज परिवार और अजीत जोगी के बीच 36 का आंकड़ा है। 2000 में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने थे तो सरगुजा राज परिवार बैकफुट पर आ गया था और 2003 में भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनते ही क्षेत्र की बागडोर आदिवासी नेता शिव प्रताप सिंह के हाथों में आने से गौड़ जनजाति बीजेपी से जुड़ गई। पर जब रमन सिंह से संबंध बिगड़े तो शिव प्रताप सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक उससे छिटक गया। सरगुजा जीतना बीजेपी के लिए एक मुश्किल चुनौती है। बीजेपी यहां रमन सरकार में शामिल रहे राम विचार नेताम कमल भान सिंह और मुरारी लाल की बहू पुष्पा देवी के भरोसे है। नरेंद्र मोदी की पहली रैली यहीं हुई थी। कांग्रेस की टिकट के लिए प्रेम साई सिंह और रामदेव राम जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं। ताना भगत के इलाके में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होनी है। आइए अब सीधे चलते हैं अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या दिख रहा है सरगुजा में। अरविंद जी, अभी तक के लक्षण से लग रहा है कि सरगुजा राज परिवार के लोग डोमिनेट कर रहे हैं और अगर वो कांग्रेस के हक में है और कांग्रेस उनके मान सम्मान के साथ उनको चुनाव की जिम्मेवारी देती है तो इस सीट पे कांग्रेस को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बीजेपी के सांसद रहे मुरारी लाल के निधन के बाद आपको लगता है बीजेपी के लिए राह थोड़ी मुश्किल हो गई कि एक बड़ा लीडर गया उनका या कोई मजबूत लीडर गया। मुश्किल इस मायने में भी हुआ कि उसके बाद उसका कोई असर चुनाव पे नहीं दिखाई दे रहा। अरविंद जी, शिव प्रताप सिंह से पंगा लेना रमन सिंह को थोड़ा महंगा पड़ा क्या? यहाँ की 8 में से 7 सीटें हार गई बीजेपी। नहीं, आप सारे राज परिवारों का देखिए, मैं कहूँगा कि सब एक शान के लिए आदिवासी सारे इलाके की ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ उस तरह से करके अपनी मर्यादा अपनी इज्जत के साथ नहीं रह। जहाँ कहीं थोड़ा उनको ठेस लगेगा वो तुरंत बगावत करते हैं। तो रमन सिंह तो छोटे हैं, आप गौर से देखिए तो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने में और भारत सरकार से लड़ने में भी ऐसे छोटे से छोटे आदिवासी रजवाड़ों को दिक्कत नहीं हुई, भले उसकी जो कीमत देनी पड़ी हो। सरगुजा की यही नब्ज भाप कर क्या नरेंद्र मोदी ने यह रैली की? उस सभा का कोई बहुत असर हुआ या उस सभा ही की उपस्थिति जिस किस्म की थी वो मेरे हिसाब से बीजेपी को बढ़ाने वाली नहीं थी। कांग्रेस की ओर से किसका दावा आपको ज्यादा मजबूत लगता है? इंडिविजुअल उम्मीदवारों का नाम बताना मुश्किल है। मैं प्रेम साई सिंह, रामदेव राम, इन दोनों ने दावा ठोका है। ये और जीते विधायकों में से भी कई क्लेमेंट होंगे, लेकिन कांग्रेस का टिकट बांटने का जो तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी करना अभी
तुरंत मुश्किल है। सरगुजा में आप एडवांटेज किसके लिए रखना अभी चाहते निश्चित हैं? रूप से कांग्रेस को एडवांटेज है। अब बारी है हमारे एक्सपर्ट पैनल की राय जानने की। सरगुजा में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला रहेगा और कड़ा मुकाबला यहाँ पर भी कांग्रेस बीजेपी को देगी, लेकिन बीजेपी को यहाँ भी एक एडवांटेज मिलता है और नक्सल से प्रभावित ये भी क्षेत्र है जो एक चुनौती बन गए हैं डॉक्टर रमन सिंह के लिए। सबसे बड़ी बात है कि वहां पे संघ और का काम तो है, भाजपा संगठन में खींचतान है, इस कारण से परेशानी है। नरेंद्र मोदी का लहर कुछ लाभ पैदा कर सकता है इस सीट पे, ऐसा दिख रहा है। सरगुजा में बीजेपी का संगठन तो मजबूत है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर उतना जोश देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त बीजेपी को भी लगता है कि इस सीट पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं बात खरी कहने वाले ताऊ के पास और सुनाते हैं उनकी चटपटी बातें। तमिल में टाइटैनिक फिल्म बनी, उसके हीरो थे रजनीकांत। बाकी फिल्म तो वैसे की वैसे ही थी, लेकिन क्लाइमेक्स कुछ बदल गया। इस फिल्म में रजनीकांत समुद्र तैर कर पार कर गया और उसके एक हाथ में हीरोइन थी और दूसरे हाथ में टाइटैनिक। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आप अपनी राय और विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कल मुलाकात होती है इसी समय, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम फिर से हैं छत्तीसगढ़ में और यहां की 2 संसदीय सीटें दुर्ग और राजनांदगांव के चुनावी हालात का लेखा जोखा पेश करेंगे।